गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पीडीएफ मत जब फोन रख दो, अपनी बैठो ना। कौन है? फोन रखो, बैठो। हैप्पी होली। हाँ, ये अब ये से चालू हो गया था एप्लीकेशन वाला। पीडीएफ बाबू देखो, एप्लीकेशन वालों की वजह से पीडीएफ रुक गया। एक्चुअली पीडीएफ ना टाइपिंग में एक तो गड़बड़ी हो गया कि बहुत बड़ा बड़ा टाइप हो गया, देख रहे हो। तो आप लोग को एप्लीकेशन वालों को तो खुद से प्रिंट कराना पड़ता है, काफी कॉस्टली पड़ जाएगा। इसलिए अब इसको छोटा फॉन्ट दे रहे हैं। टाइपराइटर जो है ना, टाइप करके चल गया ऐसे ही करके। मेरा टाइपराइटर के साथ एक समस्या है कि वो शादीशुदा है। काम भले हमारे पास करता है, बट हमसे ज्यादा घरे का बात सुनता है। वो काज नहीं, कौन इमरजेंसी फोन आ गया, उठ के चल गया यहाँ पे। इसका फॉन्ट छोटा कराएंगे, वरना देखिए आप लोग को तो, पटना वालों को तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। फोटोकॉपी से हम लोग करा देते हैं तो। लेकिन एप्लीकेशन वाले लड़के सब मतलब बेचारों का ज्यादा कॉस्ट पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा सा इसको फॉन्ट छोटा करा दीजिए। बोल दीजिए अंकित उनको कर दे। कहां तक बताए थे जी? कौन सी सब्जेक्ट था? ज्योग्राफी कहाँ पढ़ा रहे थे? प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा रहे थे। हाँ, उतने पे भेज देंगे तो तू ये लोग चिल्लाने लगेगा उस कराने के लिए। बेचारा सबका फोटोकॉपी में ज्यादा पैसा लग जाता है। ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे। ज्योग्राफी में भारत का प्राकृतिक विभाजन बता रहे थे। भारत का, तो भारत नहीं लिखते, इंडियन ज्योग्राफी है तो भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन। भारत भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन में कितने टाइप से बांटे थे हम लोग? पहला क्या था? पर्वतीय क्षेत्र। कहाँ का पर्वतीय क्षेत्र? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। किसी को कोई दिक्कत नहीं था? दूसरा बताइए तो, दूसरा क्या था? उत्तर का विशाल मैदान, मैदान। तीसरा क्या था? प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा तट एवं द्वीप, तट एवं द्वीप। अभी कौन सा चल रहा था? प्रायद्वीपीय पठार चल रहा था। आज कंप्लीट कर देते हैं प्रायद्वीपीय पठार और तट एवं द्वीप, उसके बाद आपको आगे बताएंगे। तब प्रायद्वीपीय पठार में हम आपको उत्पत्ति के आधार पर भी बताए थे और इसके पोजीशन के आधार पर भी बताए थे। उत्पत्ति के आधार पर हम क्या बताए थे कि भैया ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, बहुत ही प्राचीन भाग है कि नहीं? आप ये सारा चीज तो उत्पत्ति के आधार पर बता ही दिए थे। इसे दो भाग में बांटे थे। ऊपर वाला क्या कहलाता? मध्यवर्ती उच्च भूमि, और नीचे वाला क्या कहलाता? दक्कन का पठार। मध्यवर्ती उच्च भूमि में यहाँ विंध्याचल का पठार, इस साइड में मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, और उधर मेघालय का पठार। ये सारे पठार हो गए थे सब, किसी को कोई दिक्कत नहीं था यहाँ तक में। नीचे दक्कन का पठार में यहाँ दक्कन ट्रैप था। विदर्भ में कौन? महाराष्ट्र किधर में विदर्भ का पठार था। कर्नाटक में धारवाड़ का पठार था, और तेलंगाना में तेलंगाना का पठार था। तो ये आपको आराम से याद हो जाएगा। जिनको नहीं भी पता है ये पठार, जब वो इंडिया का नक्शा पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक जगह बताएंगे तो आपको याद हो जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं आएगी। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आप हैंडीकैप है ना, तो वहां क्यों बैठे हैं? हाँ, जाने का जगह नहीं है, वो हैंडीकैप है, उसको बैठने दीजिए। इधर आइए बबनी, आप इस साइड में। सब हैंडीकैप नीचे नहीं बैठेगा, थर्ड पे चले जाओ। तो हैंडीकैप नहीं ना है, इसको बैठा लो। उस पे चलिए, पीछे वाले पे जगह है। तुम लोग एकदम मेरे दिल में बसा रहता है।
तुका फोटो देख के हम पहचान जाते हैं। तू हैंडीकैप है, नीला शर्ट, खड़ा हो तो, खड़ा हो। हैंडीकैप है आप, मतलब खिलवाड़ समझ गए हैं, निकाल उसमें से। नीचे बैठो, नीचे। हैंडीकैप बना देगा। जगह रहने का मतलब कौन सी है कि आप खोपड़िया पे चढ़ जाएगा, उस सबका देख रहे हो ना, तुम्हारे उसी जगह रहने की वजह से बेचारा के जगह भर गया था तो नीचे बैठा था। बेवकूफ सब, डिसिप्लिन नहीं है रहता इन सब में। जब बोल दिया गया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 बेंच पे अगर आप हैंडीकैप नहीं है, वो खाली है तो खाली रहने दीजिए। बैठ जाएगा, कहेगा कि हैंडीकैप आएगा तो उठेंगे, कोई बैटर बनता आके उठाएगा उसको। जब तक पूरा क्लास भर जाएगा तो घूमेगा कहां बैठे हम। ये सब गरहन में हुआ होगा सब। गरहन में जितना पैदा होता है ना टेढ़ हो जाता है ऐसे। ये सब होगा सब इस टाइप का गरहन वाला सब। चलो अब इधर देखो ध्यान से, चलो इधर ध्यान समझो। इसी पठार का एक भाग है ये। पठार तो कंप्लीट बता दिए थे ना। खनिज वगैरह कहाँ पाए थे? धारवाड़ में। कोयला कहाँ पाया गया था? छोटा नागपुर के पठार में। ये पठार इस साइड में क्या है? ऊंचा है, उस साइड में नीचे। इधर ऊंचा इसलिए हुआ कि विस्फोट इसी साइड से हुआ था। इसका कगार का काम कौन करता है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट कंटिन्यू है, पूर्वी घाट टूटा फूटा है। पश्चिमी घाट जो ऊंचा है, पूर्वी घाट कम ऊंचा है। पश्चिमी घाट से बारिश ज्यादा होती है, पूर्वी घाट पे बारिश कम हो पाती है। ये सारा बताए थे। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिनी ओर घूमती है, दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाईं ओर मुड़ती है। यहां तक कंप्लीट बताते हैं। इसी पठार का एक निचला भाग जो है वो राजस्थान में प्रवेश कर जाता है। कहां प्रवेश करेगा बाबू? राजस्थान में। वो नीचे से वो पठार का हिस्सा है। नीचे से कैसा है? पठार का। उसके ऊपर पहाड़ भी थे। ये जितने पठार हैं आप बताइए भाई, इसमें से एक ही पठार है कि कई ठो पठार है? तो क्वेश्चन पूछा था एक बार, किस पठार को पठारों का पठार कहते हैं? हाँ, प्रायद्वीपीय पठार को। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है क्योंकि यह पठार क्या होता है? कई पठारों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पठारों का पठार। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कौन सा पठार? प्रायद्वीपीय पठार को कई पठारों से मिलकर। भैया प्रायद्वीपीय पठार में तो नर्मदा उच्च भूमि भी आ जाएगी, मध्यवर्ती, इसी में ये भी आ जाएगा। तो ये कई पठारों से मिलकर बना, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पठारों का पठार। इसी पठार का पश्चिमी भाग जो नीचे है, अब इन पठारों के ऊपर अलग अलग पहाड़ियां हैं। जैसे यहाँ पश्चिमी घाट है, इधर पूर्वी घाट है, बीच में अजंता है, यहाँ पे सतपुड़ा है, विंध्याचल है, मैकाल है, पूर्वी घाट है, कई सारी पहाड़ियां हैं। तो नीचे से ये क्या है? पठार है। नीचे से क्या है? पठार। और उसके ऊपर क्या निकल गए? सब पहाड़ियां हो गए सर, भूगर्भीय हलचल की वजह से। पृथ्वी ऐसे घसकते रसकते रहता है ना, तो क्या होता रहता है? पहाड़ निकल जाता है वहां पे। तो इसका इधर वाला भाग पे भी पहाड़ है। इस पहाड़ का नाम था अरावली पर्वत। लेकिन उस 16-17 करोड़ साल पुरानी होने की वजह से पूरी घिस पीट के खत्म हो चुकी है। पूरी घिस पीट के खत्म हो चुकी है। वहां का मिट्टी भी घिस गया है और वर्षा न होने की वजह से वहां मरुस्थल भी, मतलब पेड़ पौधे भी नहीं निकले हैं। तो वो किसका रूप ले लिया है? मरुस्थल का। तो कई बुक्स ऐसे भी हैं जिसके लिए आपको प्राकृतिक विभाजन में चौथा एक और विभाजन देता है मरुस्थल का। बट आप कंसेप्ट से समझिएगा, जो थार का मरुस्थल है वो ऊपर से क्या है? मरुस्थल। अगर जेसीबी लगा के सब बालू बकोट ले जाए तो नीचे में क्या मिलेगा? पठार मिलेगा। क्या मिलेगा? पठार। किसको फुर्सत है इतना? यही नोचेगा बकोट के बालू, गरहन वाला। चलो ध्यान दे, बुरा नहीं ना मानते हो तुम लोग? लड़का सबको कुछ भी बोल दीजिए, बुरा नहीं मानता। लड़का सब में कुछ चीज होता है, अच्छा बात को स्टोर डाउनलोड मारेगा और खराब बात को वैसे ही स्किप करता है, जिससे यूट्यूब पर किसी ऐड को स्किप करता है कि नहीं? तुरंत स्किप मार देगा उसको, नहीं। लेकिन लड़की सब नहीं। अच्छा बात भाड़ में गया। कौन हमरा को उल्टा सीधा बोला था? चुरैन कौन बोला था हमको? लड़का सबको कुछ बोल दो, कभी कुछ नहीं होता है। लड़की सबको तनी सा कुछ बोल दो, जबकि हकीकत सब बात बोलते हैं। ये मरुस्थल बताइए, थार। कौन मरुस्थल? थार। तो प्रायद्वीपीय पठार का ऊपर एक जगह थूर कुछ गया, उसका नाम क्या है? मरुस्थल। मरु मतलब मरा हुआ, स्थल मतलब जमीन। ऐसी जमीन जो पूरी तरह मर गई है उसे मरुस्थल कहते हैं। यहाँ वर्षा जो होती है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। 25 सेंटीमीटर से क्या होती है? कम वर्षा होती है। वर्षा
जहां 25 सेंटीमीटर से कम होगी वहां कोई वनस्पति नहीं निकल पाता है, जिस वजह से वहां की जमीन क्या हो जाती है, मरी हुई जमीन, कोई पेड़ पौधे नहीं हो पाते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो वर्षा को नापते किस तरह 25 सेंटीमीटर से, तो ये बहुत सिंपल होता है। रेन गेज नाम का एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसको ले जाके छत्ते पर रख दीजिए, नाप देगा कितना सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा हो रही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लाओ, अंदर नहीं है क्या उसके कुछ? एक सेकंड दो, रेन गेज छोड़ दो उसी में। ये बाबूआ रेन गेज क्या है? रेन गेज। रेन गेज नहीं है, यो रेन गेज नहीं है, इससे चुरा, यही है रेन गेज, बस हो गया इंस्ट्रूमेंट यहीं पे। आपको पता है, सुनियो ध्यान से, सुन सब लोग ध्यान से देखो, 2 रुपया में अगर 4 गो लड्डू, 2 रुपया में कितना लड्डू? ये हम अपने समय का बता रहे हैं। अभी कितना मिलता है 2 रुपया में? नहीं मिलता है अब, बहुत महंगाई आ गया। हम लोग का समय बहुत अच्छा, हम लोग 30 रुपया का पैंट शर्ट सिलवाए 3 रुपया का बाल कटवाए थे हम लोग का वक्त बहुत सस्ता वाला था, 3 रुपया में बाल काट देता था, उसमें से भी घर वाला कहता था पैसा लिया है, कहाँ काटा है, जाओ तनी सा और छटवा के आओ ये है आपका रेन गेज। इसमें क्या चीज है? मीटर लगा हुआ है। क्या लगा? मीटर। यहाँ नापने वाला मीटर है, मतलब सेंटीमीटर में यहाँ रखा हुआ है। जैसे हम आपसे कहते थे 2 रुपया में 4 लड्डू अगर मिलता है, 2 रुपया में कितना लड्डू? 4। तो हम आपसे कहते हैं बताइए तब उस हिसाब से 10 रुपया में कितना लड्डू? आराम से निकालेंगे, 2 रुपया में 4, तो 1 रुपया में 4/2 यानी कितना लड्डू? 2। तो 10 रुपया में 20, कितना हो जाएगा? 20। आराम से निकल गया कि नहीं? बस वही कंसेप्ट हो गया। अगर हमको ये पता चल जाए कि इतने एरिया में कितना बारिश हुआ है, तो उस हिसाब से हम कितना भी बड़ा एरिया में निकाल सकते हैं। तो हमको इसका ये जो ठेपी है, इसको क्या बोलते हैं? कीप। इसमें कान में तेल डाला जाता है, इससे अगर खोटी उटी हो जाता है ना कान में, आदमी इससे क्या करता है? तेल डालता है मैल उल निकालने के लिए उसमें। तो यहाँ देखो, अब इसको ऐसे रख देंगे तो इसमें पानी बरसेगा नहीं, तो इसको रख देता है आदमी ऐसे, हो गया। अब ऐसे रख दीजिए, इसमें इसका एरिया पता है कितना एरिया है इसका? πr² से इसका एरिया निकालेंगे, उतना एरिया में इतना वर्षा, तो उस हिसाब से इस क्लासरूम के एरिया में कितना बारिश हुआ होगा, ऐसा निकल सकता है कि नहीं? बस अभी तो पानी में उलट जाएगा, ढिमला जाएगा। ढिमला जाने का मतलब समझते हैं? रैंडमली फॉल डाउन इज नोन एज ढिमला जाना। तो ढिमला जाएगा, तो इसको क्या करना है? इसको एगो ये देखो, ये तो भोपू भोपू में बस इसको रख दो, इससे इसमें पानी नहीं जाएगा, बस इसको एक रखने का क्या दे देगा? एक सहारा दे देगा कि इसमें ये सब गिरे उड़ेगा नहीं। ले जाकर छत्ते पे रख दीजिए। कितना सेंटीमीटर वर्षा हुआ उस हिसाब से रेन गेज में नापिए। नीचे वाला ये क्यों गया? रेन गेज नापिए, इतना एरिया में इतना पानी, तो आपके बिहार का इतना एरिया में कितना पानी। इसको कई जगह से नापा जाता है, एक के जगह से नहीं नापा जाता, एक्यूरेट नहीं आएगा। और भी थोड़ी बहुत इसमें होता है विधि नापने के लिए, मशीन यही होती है रेन गेज। आप लोग को क्या लगता है? बहुत बढ़िया मशीन होता है रेन डिब्बा है। बनाने वाला भी इसको बैल था, डिब्बा को पारदर्शी बनाता और अच्छा रहता। अरे तेज बोला कर, तुम लड़की था पिछले जन्म में। 4 दिन से क्वेश्चन पूछ रहा, तेज बोल, तेज। सुनाई दे रहा है तुमको? ये चश्मा वाला तुमको सुनाई दे रहा है, तो हमको कहां से सुनाई देगा? तेरे बगल में बैठा है तो नहीं सुनाई दे रहा है। नहीं, एक्यूरेट नहीं, एवरेज निकाला जाता है। कोई भी चीज साइंस एंड ज्योग्राफी के हिसाब से क्या निकाल लिया था? एवरेज। कहीं वर्षा ज्यादा हो जाती है, कहीं कम होती है, तो एक्यूरेट नहीं निकलता। ये क्या निकलता है? एवरेज। तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? मरुस्थल कहते हैं। क्या कहेंगे? मरुस्थल के नाम से जानते हैं। भारत में 2 गो मरुस्थल है, एगो गर्म एगो ठंडा। गर्म मरुस्थल दुनिया में हर जगह होते हैं, सो ठंडा भी होते हैं। ठंडा मरुस्थल में बर्फ मिलेगा और गर्म मरुस्थल में बालू। तो भारत का गर्म मरुस्थल थार और ठंडा मरुस्थल लद्दाख। लद्दाख है जिला में ना आएगा सियाचिन, कि सियाचिन जिला है न? तो क्या जरूरत है खकोरने का? सीधे लद्दाख मारिए, लद्दाख जिला में सब समेट लेगा आदमी। तो भारत का ठंडा मरुस्थल लद्दाख और गर्म मरुस्थल थार। कौन सा? थार। थार राजस्थान बोलता है, थार सब यहीं आके रिसर्च करता है नाम देख लिया, रिसर्च सेंटर। चल खान सर क्या कुछ रिसर्च कर दो यहाँ पे। तो थार मरुस्थल एक गर्म यानी उष्ण मरुस्थल है, और बाकी इधर वाले ठंडा मरुस्थल होते हैं। थार मरुस्थल का 2 हिस्सा हो जाता है। इसको हटा के ये दिमाग में याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार में ही हम इसको पढ़ा रहे हैं आपको।
थार का मरुस्थल जो है भारत के पश्चिमी भाग में, कहाँ है? पश्चिमी भाग में, मतलब राजस्थान के एरिया में। कहां पर? राजस्थान के एरिया में। ये इसका दो हिस्सा है, एक ऊपरी हिस्सा, एक निचला हिस्सा। हम ऐसे बांट दिए ऊपरी निचला हिस्सा में। है क्या ऐसा हिस्सा क्यों कि यहाँ पर ना कुछ कुछ पहाड़ है, सब छोटे मोटे पहाड़ी है सब, यहाँ पर कुछ पहाड़ी है सब, जिससे उधर का ढाल उस पट्टी है और इधर का ढाल इस पट्टी है। तो थार मरुस्थल का ऊपरी भाग का ढाल पाकिस्तान की ओर है और निचले भाग का ढाल किधर है? गुजरात की ओर है। तो थार मरुस्थल जो इसका कितने भाग है? दो। उत्तरी भाग का ढाल पाकिस्तान और दक्षिणी भाग का ढाल कहां पर है? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। किसी का कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाते हैं। तो दो पार्ट में यहाँ पर थार मरुस्थल हो गया। थार मरुस्थल के उत्तरी भाग पाकिस्तान में गया, इसे यहाँ पर चोलिस्तान कहते हैं। क्या कहेंगे? चोलिस्तान से जो नाम है उठपटांग रख ले पाकिस्तान में। चलो ध्यान दो, ये तू लोग तो इजन कूद रहा है। यहाँ देखो, रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्ला करेगा सब तो हम बड़ा ऐसा वर्ड काट देंगे, फिर एग्जाम में फंस जाएगा तुम लोग। कहाँ था यहाँ पे? सब चीज एग्जाम में पूछता है। चल ध्यान से सुन, ये थार मरुस्थल का ऊपरी भाग हो गया, निचला भाग हो गया। इस थार मरुस्थल के इस डायरेक्शन में ध्यान से देखिए, इस थार मरुस्थल के इस डायरेक्शन में अरावली पर्वत है। कौन सा पर्वत? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के इधर से मुख्य प्रायद्वीपीय पठार चालू हो जाता है। और ये कौन सा पर्वत है? पश्चिमी घाट। इधर भी प्रायद्वीपीय, ये पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी और पूर्वी घाट इसका बॉर्डर बना देते हैं। ऊपर में अरावली क्या करता है? बॉर्डर बना देता है। और इस साइड में गंगा का मैदान बॉर्डर बना देता है। इसका जो दक्षिणी भाग है थार का मरुस्थल का, वो किधर चला जाता है? गुजरात साइड में। और यहाँ से कुछ नदियां निकलती हैं, जिसमें सबसे फेमस नदी है लूनी नदी। कौन नदी? लूनी नदी। अब मरुस्थली भाग में नमक की मात्रा पाई जाती है, इसलिए राजस्थान का सांभर झील जो है, कौन झील? सांभर झील। सांभर झील कहाँ पे है? राजस्थान। वहां से नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है। नमक कहीं पे भी नमक ज्यादा रहता है। दीवार चाट के देख लो लोग ना, तो क्या रहेगा? नमक। जमीन चाट के देखो, नमक। हर जगह नमक की मात्रा ज्यादा होती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में नमक तो और ज्यादा मात्रा में होता है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में किसकी अधिकता होती है? नमक की। मरुस्थलीय क्षेत्र में किसकी अधिकता? नमक। कोई दिक्कत नहीं, नमक की अधिकता। और अगर इस मान के चलिए यहाँ पर हम इस क्लासरूम में नमक की, इसमें भी नमक की अधिकता हर जगह, बट उतना नहीं है जितना कहां पर है? मरुस्थल में। तो इसमें नमक छिड़क के अब पानी लगा दे इसमें, तो नमक तैरने लगेगा ऊपर। और जब पानी सूख जाएगा या पानी चला जाएगा तो ऊपर क्या बढ़ जाएगा? नमक बढ़ जाएगा कि नहीं? तो यहाँ इस थार मरुस्थल का निचला भाग जो कच्छ में आता है, कहां पे आ जाए? कच्छ में। तो कच्छ में से समुद्र का पानी भी ठेल देता है बरसात के समय में। इधर ठेल दिया पानी, इधर से लूनी नदी, तो कच्छ का एरिया कैसा हो जाता है? दलदल हो जाता है। कच्छ का एरिया दलदल। यहाँ 8 से 10 महीने पानी लगता है। तो यहाँ ये एरिया भारत में रहते हुए भी रहने के काम लायक नहीं है। वहां बीएसएफ वगैरह घूमते हैं, सब दलदल रहता है। तो यहाँ नमक तो ऊपर से तैर रहा था, बाकी बचा काम जो समुद्र का पानी चढ़ गया उसमें भी तो नमक रहबे करेगा। तो ये इसमें चढ़ा दिया यहाँ पर। और खारा पानी में क्या खेती हो सकता है? नहीं। तो ये भी एक मरुस्थल है, इसे सफेद मरुस्थल कहते हैं। कौन सा मरुस्थल? सफेद। तो थार मरुस्थल को क्या कहेंगे? सफेद मरु। यह क्षारीय मरुस्थल है। नक्शा की क्लास में पढ़ा दिए थे। यहाँ जंगली गधे पाए जाते हैं। जंगली गधे यहाँ पर पाए जाते हैं। जंगली गधे समझ में आता है? नहीं समझे आप लोग? जितने लोग को देखना है आप आईना में जाके देख सकते हैं जंगली गधा कैसा होता है। कच्छ का रण में कौन सा गधा है? जंगली गधे। रण का मतलब होता है मरुस्थल। रण का मतलब क्या होता है? मरुस्थल। संस्कृत भाषा में रण का मतलब मरुस्थल और रण का मतलब युद्ध भूमि। रण का मतलब युद्ध। तो कच्छ का रण कैसा मरुस्थल? सफेद मरुस्थल। लद्दाख कैसा मरुस्थल? शीत मरुस्थल यानी ठंडा मरुस्थल। थार मरुस्थल कैसा? उष्ण मरुस्थल। कैसा है? उष्ण मरुस्थल। तो किसी भी मरुस्थल में आदमी क्या अच्छा से रहता है? नहीं रह पाता है। लेकिन भारत सरकार ने एक दिमाग लगाया, इसमें एक नहर बना दिया, इंदिरा गांधी नहर। ये सबसे लंबी सिंचाई नहर बना दिया गया और इसमें इतना पानी आ गया इस नहर के वजह से कि यहाँ खेती के लिए कोई दिक्कत नहीं आया। पानी की जो समस्या थी वो अब नहीं होती है। तो आप बताइए, मरुस्थल में दो ही चीज की समस्या, एक खेती नहीं हो पाता है, पीने के लिए पानी नहीं हो। हालांकि दोनों के पीछे कारण एक ही है, पानी की कमी। पानी रहेगा तो खेती भी हो जाएगा और आपको पीने का भी मिल जाएगा। तो यहाँ क्या पानी की अब कोई कमी थी? नहीं। तो क्या यहाँ लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे?
दुनिया में अन्य भी मरुस्थल है, जैसे चाइना में गोबी का मरुस्थल, तकला मकान का मरुस्थल, अफ्रीका में आपका बोत्सवाना, कालाहारी, सहारा मरुस्थल, पेंटागोनिया और ये सब आपका अरिका मरुस्थल, ये सब कहाँ है? सब दक्षिणी अमेरिका में। एरिजोना मरुस्थल अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो सैंडी गिब्सन, विक्टोरिया। अगर आप यूरोप महाद्वीप को छोड़ दे तो हर जगह आपको क्या मिलेगा? मरुस्थल। और किसी भी मरुस्थल में इंसान ज्यादा रहने को नहीं मिल पाते हैं, वहां आदमी बहुत कम रहते हैं। तो पूरी दुनिया के जब मरुस्थलों की काउंटिंग की गई और उसमें देखा गया सबसे ज्यादा आदमी कहां रहता है, तो वो थार के मरुस्थल में। सबसे ज्यादा आबादी और जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल। पाकिस्तान में इसे क्या कहेंगे? चोलिस्तान। ये देखिए, ऊपर से ये भारत का एक अलग भौगोलिक क्षेत्र दिखता है। ऊपर से देखेंगे तो भारत का एक अलग भौगोलिक क्षेत्र दिखेगा। तो आप उसे पांचवा भाग भी बोल सकते हैं। नहीं तो आपको अगर मेंस वगैरह में लिखने के लिए आता है तो थार के मरुस्थल को आप क्या लिख सकते हैं? नीचे से कैसा है? प्रायद्वीपीय पठार का ही ये हिस्सा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लड़का सबसे ज्यादा गलती जानते हैं क्या करता है? पूछेगा सफेद मरुस्थल, ऑप्शन ए में रहता है जम्मू कश्मीर। बर्फ देख के मार देता है, जा पिघल के चला आता है एग्जाम में। बर्फ देख के मार रहा है। बर्फ देख के नहीं मारना है। सफेद मरुस्थल थार मरुस्थल। थार मरुस्थल के उत्तरी भाग का ढाल किधर है? हाँ? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में उसे चोलिस्तान कहते हैं। दक्षिणी वाला ढाल किधर है? गुजरात की ओर। थार के मतलब कच्छ के रन की ओर। रन का मतलब क्या होता है? रन का अर्थ क्या होता है? मरुआ। थार का मरुस्थल अम्लीय की क्षारीय है, कठोर भूमि या दलदली भूमि है। कौन जानवर? जंगली गधा। सुअर कौन बोल रहा है? जंगली गधा, जंगली सुअर बोलता है। देखो किसका क्वेश्चन है? सफेद मरुस्थल क्यों कहते हैं? ये को पूछ रहा है। अरे बैठ के पूछो ना, खड़ा कहाँ हो रहा है? इलाका का क्वेश्चन है, सबसे आगे बैठा है। सुनो ध्यान से सब लोग लाइव वाले। सर ये कर रहा है बहुत ध्यान से। सर थार, ये जो कच्छ का रन वाला है ना, थार का निचला भाग कच्छ का, इसे सफेद मरुस्थल क्यों कहा जाता है? आप में से भी किसी का ये डाउट है कि समझ चुके हैं? ये हम जस्ट बताए थे। बाकी लोग बताओ किस चीज के कारण? ये कुछ और सोच रहा था ये, लेकिन पीछे आंख लगेगा। अरे यार तो फर्स्ट क्लास से तो हम इसी क्लास में बताए हैं। अब ये बताए हैं, देखो फिर से समझो यार। यहाँ देखो हम अभी बताए ना कि यहाँ जो बारिश समुद्र का पानी है हेल के चढ़ा देता है गुजरात के कच्छ में। अब बताओ समुद्र के पानी में नमक रहेगा कि नहीं रहेगा? तो पानी तो सूख जाएगा, नमक कहाँ रह जाएगा? ऊपर। और यहाँ बालू की ऊपर परत की नमक को लूनी नदी ले आके बिछा देती है, सब नमक ऊपर आ जाता है। क्लासरूम में भी एग्जाम्पल बताए थे। दूसरे दुनिया में था, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, समझ गए आप। आगे बढ़ जाते हैं हम। मरुस्थल में किसी को कोई दिक्कत नहीं। दुनिया के मरुस्थल को वर्ल्ड में पढ़ाएंगे, भारत के मरुस्थल को यहाँ बता दिए। ये किस राज्य में है? राजस्थान में। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये केवल और केवल कहां पर है? राजस्थान में। राजस्थान के अगल बगल वाले राज्य में भी थोड़ा बहुत इसका क्या पाया गया है? विस्तार देखा गया है। और दुख की बात यह है कि भारत में मरुस्थलीय क्षेत्र बढ़ते जा रहे हैं। भारत में मरुस्थलीय क्षेत्र बढ़ते जा रहे हैं। तो मरुस्थल क्षेत्र को कम करने के लिए आपको पानी की जरूरत है। दलदली क्षेत्र यानी आर्द्र जगह को रखना है, वहां पानी रहेगा तो मरुस्थल नहीं होगा। तो पानी वाले क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कौन सा सम्मेलन बढ़ा दिए है? रामसर सम्मेलन। कौन सम्मेलन? रामसर। आगे पढ़ाएंगे, अभी बताए नहीं है, लेकिन फ्राइडे के क्लास में थोड़ा बहुत इसके बारे में बताए थे। चश्मा वाला बताए थे कि नहीं बताए थे? थोड़ा बहुत बताए थे रामसर सम्मेलन के बारे में। तो ये जो है ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में है, हरियाणा में भी आ जाता है, थोड़ा सा पंजाब में। पंजाब का निचला भाग, हरियाणा, यूपी का ये वाला भाग, राजस्थान का ये, गुजरात का ये पूरा पकड़े हुए कौन सा आ जाता है? थार मरुस्थल। इस थार मरुस्थल का सबसे खतरनाक बालू वाला एरिया कहाँ है? पश्चिमी भाग में, एकदम पश्चिमी भाग में। तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा जिला होने के, राज्य होने के बावजूद सबसे ज्यादा व्यर्थ भूमि यानी वेस्ट लैंड यानी फालतू भूमि कहां पर है? राजस्थान। किसी को कोई दिक्कत? रामसर सम्मेलन हुआ, रामसर ईरान में है, तो वहीं से सम्मेलन चालू हुआ था, ईरान से। जब रामसर पढ़ाएंगे तब आपको बता देंगे, किसी को कोई यहाँ तक में दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं तटीय मैदान पे। किस पे? तटीय मैदान पे। चलिए अब यहाँ एक चीज समझिए, आपको जब मटेरियल देंगे
तो उसमें जब हम प्रायद्वीपीय पठार देंगे ना, तो इसमें बहुत सारी पर्वत चोटियां देंगे। रीजन क्या है कि पर्वत चोटियां इसी पर्वतीय प्रायद्वीपीय पठार पे, चाहे वो सतपुड़ा की पर्वत चोटी धूपगढ़ हो, मैकाल की पर्वत श्रेणी अमरकंटक हो, पश्चिमी घाट की कलसूबाई हो, या फिर वहां पर आपका महाबलेश्वर हो, यहाँ दोदा बेटा हो, अन्नामलाई हो, ये सब हो, तो मटेरियल में हम आपको सब दे देंगे। ये पठार जैसा पढ़ाए वैसे बता देंगे। तो हम आपको दो ही डिजाइन से पठार पढ़ाए, याद करिए। पठार की उत्पत्ति गोंडवाना ले टकराने उगराने से हुआ, एक वो उत्पत्ति वाला एरिया हो जाएगा। दूसरा एक आपका ये हो जाएगा कि मतलब कौन सा पठार कहां पर है। और तीसरा आपको नहीं बताया है कि पठार पे कहां कहां पहाड़ है। ये पहाड़ वाला चीज किसमें है? नक्शा में, क्योंकि पहाड़ से ये भी पूछ देता है किस राज्य में, तो उसमें किसमें बना देंगे? नक्शा में। तो इसको मिला के पढ़ना, ऐसा नहीं कि केवल इसमें। नक्शा तो आप सब पढ़वे करेंगे, नोटिफिकेशन नहीं आता है। किस चीज का नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन कौन चीज का खोज रहा है? क्लास स्टार्ट होने का। अरे यार, तो एप्लीकेशन में जगह रहे तब तो आदमी नोटिफिकेशन दे। अब भाई के चले जिस टीचर के सर्वर में जगह है, उन्हें आके बताएगा मेरा बैच चालू होने वाला है, हाई है, हाउ है। मेरे एप्लीकेशन पे सितंबर में जो बैच था उसी का फोटो लगा हुआ है, नया कोई बैच का भी नहीं लगा। हम तो खुदे परेशान है, जो है वो संभलाइए नहीं रहा है। कहाँ कितना अकेले आदमी कितना को खींचे, नहीं समझे। और उसमें से भी एक से खतरनाक लड़का आता है, एगो गरहन वाला, एगो कम साउंड वाला, फाटल स्पीकर। चलो तट और द्वीप देखते हैं। क्या देखते हैं? तट और द्वीप। किसी को कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है? तट और द्वीप। पहले तट देख लेते हैं। पहले क्या देख लेते हैं? तट। और उसके बाद क्या देखेंगे? द्वीप। भारत में द्वीप 3 श्रेणी में है, आपको पता होगा। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, एक बाद कुछ छुट्टी छुट्टी है सब, इति अलिया बेट, खलिया बेट, वेलिंगटन द्वीप, हैन तेन बड़ी ज्यादा है सब, छोट 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 छोट। उन सबको भी निपटा देगा आदमी। ये द्वीप, ये पहाड़ बोलिए तो कौन घाट है? सचरा यहीं तक रुक गया कि श्रीलंका में घुस गया, चल गया उस श्रीलंका में। इधर बोलिए तो ये कौन सा है? पूर्वी घाट। ये किस पर्वत पठार के हिस्सा है? सब प्रायद्वीपीय पठार। पढ़ाए हैं क्या आप लोग को? ये नहीं पढ़ाए हैं। कब पढ़ाएंगे? अलग से, जब पर्वत पढ़ाएंगे तब इसको अलग से बता देंगे, तब भी बोल देंगे भैया पठार का ही हिस्सा है। अब मैदान देखो भैया, ये है आपका पश्चिमी तटीय मैदान। कौन सा मैदान? पश्चिमी। ये गुजरात से चालू होता है और इसका सबसे चौड़ा वाला भाग गुजरात में। जेनविन देखिए ना, यहाँ पे तो पतला पतला, यहीं तो हचाक से इसे चौड़ा हो गया है। तो पश्चिमी तटीय मैदान केरल और गुजरात के बीच में है। किसके बीच? केरल और गुजरात के बीच। सबसे चौड़ा कहाँ है? गुजरात। और जैसे जैसे नीचे गया है पतला हो गया। यह मैदान जो पश्चिमी तटीय मैदान है, यह पश्चिमी तट, देखिए ये वाला जो तट है ये पश्चिमी तट है। भारत का कौन सा तट है? पश्चिमी तट। और ये पर्वत कौन है? पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट के बीच का जो मैदानी क्षेत्र है, ये कैसा मैदान है? पश्चिमी तटीय मैदान। सेम उसी तरह आप ये भी कह सकते हैं पूर्वी तटीय मैदान क्या है? पूर्वी तट और पूर्वी घाट पहाड़ के बीच का मैदान पूर्वी तटीय मैदान। ये पश्चिमी तटीय मैदान पतला है, किसके तुलना में? पूर्वी तटीय के। ये मैदान जो है ये टूटा फूटा है। कैसा है? टूटा फूटा है। अंदर से ही ससुराई से जहां तहां से धंस गया है। क्या हो गया? धंस गया है। यहाँ पर इस मैदान की ओर नदियां, मेरी ओर देखिए कितना लोग बता सकते हैं, नदियां ज्यादा इधर उलटती हैं कि इधर उलटती हैं? हाँ, मतलब पूरब साइड में। किस साइड में? पूरब साइड से। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? पूरब साइड से निकलती हैं नदियां, उधर जाती। नदियां अपने रास्ते में कचरा लेके जाती हैं कि नहीं? अरे भावर प्रदेश, खादर प्रदेश, मार बकोट तकोट के कितना लेके गई थी सब। तो जितना नदियां अपने साथ कचरा बकोट के ले जाती हैं, सब कहाँ उलाट देती हैं? समुद्र में। कहाँ पे? तो जो कचरा गिरल रहता है उसी को क्या कहते हैं लोग? डेल्टा। कचरा जो गिरा है उसे क्या कहेंगे? तो समुद्र के किनारे जमा हुआ कचरा डेल्टा, और समुद्रवा में गिरा दिया तो ओकरा क्या कहते हैं? एस्चुरी। क्या कहेंगे? एस्चुरी। तो यहाँ पर नदियां ज्यादातर क्या बनाती हैं? डेल्टा। इधर गिरने वाली नदियां क्या बनाएंगी? डेल्टा। और इधर वालों को एस्चुरी। इधर क्या बनाती है? एस्चुरी। इधर क्या बनाती है? डेल्टा। तो इस साइड में बोलिए तो एस्चुरी, इस साइड में डेल्टा। चौड़ा बताइए, इस साइड का कौन होगा? पतला, और इस साइड का चौड़ा। इस साइड का पतला, इस साइड का चौड़ा। कौन सा तट मतलब पश्चिमी और पूर्वी में करे? कौन सा तट दंतुरित है? दंतुरित मतलब दांत ऐसा निकला है, नोका नोकी निकल। पश्चिमी। दंतुरित कौन है? पश्चिमी। दंतुरित
दांत उत निकला है। तो ऐसा जगह जो होता है दांत उत निकला होता है, बंदरगाह बनाने के लिए अच्छा होता है। मतलब वही जहाज ले आके बांध दीजिएगा, 1.5 तार ऐसे निकला है बांध दीजिए। ऐसे सपाट है तो जहाज रखेंगे ऐसे, और समुद्र का लहर मार दिया, छिटा गया जहाज, खोजते रहिएगा हमारा नाव किधर गया, इधर बांधे थे फेंका जाएगा ना यहाँ पे। ऐसे सीधा रहेगा तो उधिया जाएगा वहां पे, तो कोना कोनी निकला रहना चाहिए। तो ये दंतुरित है। उसके बाद भी पश्चिमी तट वाला जो एरिया है ये धंसा हुआ है। क्या है? धंसा हुआ। क्यों धंसा हुआ है भैया? यहीं से ना आया था, यहां से आया था जब गोंडवाना लैंड, किससे टकराया था? अरब सागरी से। तो इधर ना उठ गया पश्चिमी घाट, इधर वाला एरिया जो गैप हुआ था वो क्या हो गया? धंस गया। तो ये वाला मैदान कैसा है? धंसा हुआ है। इसलिए यहाँ पे अगर तैरने जाइएगा तो हाथ चाक से घुस जाइएगा अंदर। मतलब ये वाला एरिया ज्यादा गहरा है और ये वाला थोड़ा सा पंछुछू टाइप का है, उथला है। ये वाला कैसा है? उथला। और ये वाला गहरा। ये ज्यादा गहरा और ये वाला कम गहरा हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए बंदरगाह यानी सी पोर्ट, सीबीएसई वाला बंदरगाह को क्या कहता है? सी पोर्ट। सी पोर्ट के लिए ज्यादा अच्छा कौन सा? हाँ? अरे बंदरगाह के लिए पूर्वी सही की पश्चिमी? पश्चिमी। गहरा रहना चाहिए ना। बड़का जहाज बहुत नीचे था, पता चला इधर लेके चला, गहिर का जहाज के पेंदिए लड़ा के फोड़ लिया है। अब जा कंची हो गया भाई, सब पेंदी फट गया। यहाँ पे पेंदी फट जाएगा, वहां पे दिक्कत हो जाएगा, कई को जहाज डूब जाती है। तो इसको जगह बनाया गया रास्ता में, खोद खाद के रास्ता को गहरा किया है सबके। यही इधर से आना न तो इन्ने होने से जाओगे ना तो तुम्हारा पेंदिए फूट जाएगा। यही बात पता नहीं था किसको? पाकिस्तान का 1971 में वो एगो पनडुब्बी लेके भारत को मारने चला है, पीएनएस गाजी पीएनएस गाजी। और यहाँ राजपूत जो था, आईएनएस राजपूत भारत का इंतजार कर रहा था। वो ऐसा जगह पे खड़ा था ना कि आएगा तो नीचे में पेंदी लड़ जाएगा वो पेंदी लड़ा लिया। पेंदी लड़ाया तो भारत का जहाज खड़ा था आईएनएस राजपूत। उसका सोनार सिस्टम जो होता है समुद्र के अंदर आवाज को पकड़ता है, पकड़ लिया कि यहाँ कोनो का पेंदी लड़ल है। उधरे 4-5 गो मिसाइल मार दिया, धाए धाए, उसको तारपीडो बोला जाता है। तो एक बेचारा का पेंदी लड़ा था ऊपर से ऊपर गिर गया, उस पे बम मिसाइल पूरी तरह से धज्जी उड़ गया। और ये उस समय का सबसे खतरनाक पनडुब्बी था। ये अमेरिका से भाड़ा पे लिया था पीएनएस गाजी। गाजी खत्म। इसीलिए कहते हैं पढ़ाई करो, लोग पढ़ाई करो। हर जगह पढ़ाई की जरूरत है। क्लास किया नहीं था, लेके पीएनएस गाजी लेके चलेंगे। बैल था ससुरा, देखिए इधर करीब पड़ रहा था, गहरा भी था करीब भी था ना। हम पाकिस्तान वाले हैं, ला मरो ससुर। यहाँ पे भूगोल तो पढ़ना नहीं है इन सब को। ठीक हुआ पढ़ लेता सब तो और दिक्कत हो जाता वहां पे। ठीक है, सब बकलोले रहे सब तो ठीक है। इसीलिए हमने अपना एप्लीकेशन जो है ना बाहर वालों को अलाउ नहीं किए। होशियार हो जाएगा सब वहां पे दिक्कत हो जाएगा। केवल आप एप्लीकेशन कहाँ काम करता है? इंडिया में। बाहर में काम नहीं करता वहां पे, क्योंकि बाहर का ओटीपी से पूरा 8 अक्षर का ओटीपी खरीदना पड़ता है। यहाँ इंडिया का ओटीपी कितना में हो जाता है? 4 अक्षर, 4 अक्षर में। चलो यहां तक समझ में आ गया। ये ज्यादा क्या है? गहिरा। उसके बावजूद ये कैसा है? दंतुरित। दंतुरित है। दंतुरित से फायदा क्या होता है? जहाज अंदर घुस जाएगी, सुनामी आएगा तो बाहर बाहर चल जाएगा, वो अंदर घुस जाएगा ये पतला है। कैसा है? पतला। इसके अलावा ये अचानक धंस गया। कैसा हो गया? अचानक धंस गया, तभी क्या है? गहिरा है। अचानक धंस जाने की वजह से कैसा? ये गहिरा है। यही वजह है कि इधर बहुत सारे शहर धंस गए, जिसमें सबसे फेमस था कृष्ण भगवान का द्वारिका। कृष्ण भगवान का द्वारका चल गया पानी में। जो द्वारका नरेश बोला जाता है ना कृष्ण भगवान को, वहीं ना गए थे सुदामा मिलने के लिए उत्तर प्रदेश से। क्या पहचान रहा है कि नहीं हमको? सुदामा अपने को बहुत, हालांकि कृष्ण भगवान तो आए ही थे, सुदामा को लग रहा था कि डर की नहीं आएंगे, तो उनका जो द्वारिका था वो क्या हो गया है? डूब गया। उनका द्वारका डूब गया। उसका कुछ हिस्सा अभी भी क्या है? बचा हुआ है। लेकिन द्वारका का अधिकांश हिस्सा क्या हो गया है? धंस गया है। अभी भी द्वारका में बहुत बड़ा मंदिर है। तो ये एरिया कैसा है? अचानक धंस गया है। ठीक इसका उल्टा पूर्वी तटीय मैदान, पतला या चौड़ा, गहरा या उथला, सपाट या दंतुरित, बंदरगाह के लिए अच्छा या खराब? खराब होता है। बताइए ये क्या धंसा हुआ है या उथला हुआ है? बंदरगाहों के लिए ज्यादा अच्छा कौन, खराब कौन? यहाँ जहाज लाना इजी है कि मुश्किल है? अब खुद सोचो। यहाँ पर तमिलनाडु में एक बंदरगाह है जिसका नाम है एन्नौर बंदरगाह। कौन सा है? एन्नौर। ये इतना कम गहरा है कि
कि इंदौर एवं दरगाह पे किसी को कोनो सामान मंगाना है ना, तो दूसरा मान के चलिए चाइना से मंगाना है, तो चाइना की जहाज यहाँ आके रुक जाती है, ठीक है। अब यहाँ से छोट छोट जहाज पे से अनलोड करके इस पे ले जाया जाता है, ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं? जब बकोट के गहिरा कर दे उसको, गहिरो नहीं करता है, समझ में आ गया। उसमें कुछ विवाद चलता है राम सेतु को लेके। भारत का एक धड़ा कहता है कि राम सेतु को गहरा मत कीजिए, हमारी धार्मिक आस्था है, जबकि भूगोल और सेना के हिसाब से देखिएगा तो उसे क्या करना चाहिए, गहरा करना चाहिए। भाई राम सेतु तो कोई ये मतलब ये देखो ये वाला एरिया है, तो ये तो घुस गया है कौन सा, पश्चिमी घाट पर्वत है ना, घुस गया यहाँ से घुस गया। तो ये वाला जो समुंदर है ये कैसा है, उथला है। अब इसको काटिएगा तब ना, गहरा करिएगा तब। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमारी आस्था है राम सेतु पर। भाई साहब धार्मिक वाला चीज समझ में करते हैं, जहां धर्म घुस गया बीच में वहां साइंस काम करना छोड़ देता है। ना कोई लॉजिक काम आएगा ना साइंस काम आएगा। इसलिए जब धार्मिक बहस हो ना, सीधे हाथ जोड़ लो, भैया हमारे बस का ना है, आप कुछ करो। जबकि अब हम क्या बोले, अब कुछ लोग जो इनके फेवर में होंगे, हालांकि गहिरा करने से आपको क्या लगता है कोई बहुत बड़ा परले आ जाएगा, कोई खास दिक्कत तो नहीं आने वाला। हालांकि गहिरा करके उसको नहर बना देता, नाम रखा जाता राम सीता नहर, एक नंबर होता सीता जी को। अरे अगर सीता जी का अपहरण नहीं होता तो कौन जानता श्रीलंका कौन ची है। रावण अपना जिंदगी आराम से बिताता, ओकरा अपने आ बैल मुझे मार लेके चल गया सीता जी को, तो यहाँ नामे रखा जाता कनाल का। तो भैया आप आस्था के साथ खेलिए नहीं, बल्कि उसको मॉडिफाई कर दीजिए। नहर के जैसे पनामा नहर, स्वेज नहर, कितना अच्छा राम नहर हो जाता, नहीं हो जाता आराम से। और नहरों का क्या हो जाता, गहिरा हो जाता। अब यहाँ के लोग को इधर जाना है ना, तो इस श्रीलंका घूम के जाओ, बड़ी जहाजें नहीं जा सकती हैं यहाँ से, ये लड़ जाएगा वहां। खैर छोड़िए, अब आप लोग प्रधानमंत्री बनिएगा तो कुछ कीजिएगा। ये हो गया, आपको मैदान समझ में आ गया। दोनों मैदान में कोई दिक्कत का। अब क्वेश्चन आएगा किस मैदान पे वर्षा ज्यादा होती है। हाँ, क्योंकि हम लोग किस गोलार्ध में आते हैं, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किधर चलती हैं, दाहिने की ओर। किधर, दाहिने। तो सब इधर है ना, टकरा जाएंगी, इधर नहीं होगा। लेकिन जब ये हवाएं लौटेंगी तो वर्षा किधर होगा। तो मानसून जब आता है तो वर्षा किधर होगा, पश्चिमी घाट के सहयोग से पश्चिमी तट पर। ये वाला टुकुर टुकुर देखेगा। लेकिन जब यही मानसून लौट कर आएगा तो वर्षा कहाँ होगा, पूर्वी तट पर। तब अब की बार ये टुकुर टुकुर देखेगा। लेकिन जब मानसून आता है तो मई जून का दिन रहता है। किसका रहता है, जून जुलाई। किसका, जून जुलाई। यानी गर्मी के दिन में वर्षा इधर, और जब लौट कर आता है तो ठंडी का दिन हो जाता है, तो ठंडी के दिन में वर्षा इधर। देखते हैं दिसंबर में तमिलनाडु में बाढ़ आ गया था। तमिलनाडु में क्या बाढ़ आ गया था, यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं। यहाँ टकरा के लौटता है। यहाँ बिहार में एक राजमहल की पहाड़ी है। बिहार जहाँ खत्म होता है ना, झारखंड का जिला है साहिबगंज, वहां राजमहल की पहाड़ी है। उसी से टकरा के लौट आता है। अगर उसको बम लगा के उड़ा दिया जाएगा ना पहाड़ को, टकराइबे नहीं करेगा, लौटबे नहीं करेगा। यहाँ के तो लोग कहेंगे पानी किधर गया मेरा। पानी क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। मैदान समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत है। ज्यादा उपजाऊ कौन है ना, ज्यादा वर्षा कहां होता है ये बताओ। झंझोर वर्षा, ये मोबाइल वाला कुंजी कर रहा है तुम मोबाइल। अरे ससुरा इतना खचरा होता है सब। एगो लड़का ना, या तुम मोबाइल मत निकाला कर लो क्लास में, मोबाइले से पढ़ना है तो एप्लीकेशन पे पढ़ लो। एक मोबाइल ले कर रहा था, हमको लगा रिकॉर्डिंग कर रहा है। उस ससुरा वीडियो कॉल पे दिखा रहा था कोनो को कि हम क्लास में हैं। समझा गया कि नहीं आ गया, प्रूफ। बताओ अब किसको दिखा रहा होगा, आपको पता ही है। लड़की सब कोई पता ही है, सबको पता। तो तुम पढ़ाई कोई ठीक नहीं, उसे वही कर रहा होगा। लड़की से तू कौन देख रही हो, करा सकते लड़कियों कम ना है सर, देख रही है कि पहले से वो लगल है, फिर भी देख रही हो। चलो इधर देखो ध्यान से, दिमाग डाइवर्ट कर देता है सब। हाँ, मेघालय में भी ऐसा होगा। मेघालय वगैरह वाला चीज पढ़ाएंगे, मानसून पढ़ाएंगे तब समझ में आ रहा है। लाइव वाले तुम ही लोग सही हो।
देखो यहाँ आके क्या करता है सबसे। आगे बढ़े, अब द्वीप वगैरह के बारे में बताएं। अब पहले बताते हैं कि खेती कहाँ अच्छी होती है। तो इधर मूसलाधार वर्षा होती है, धड़ाधड़ एकदम। तो यहाँ का जो मट्टी का जो छोटका छोटका कोण होगा, मट्टी का छोटका, वो धंस के अंदर, अब बड़का कंकड़ पत्थर ऊपर। जैसे आप देखिए कोई अपना जगह लीजिए जहां मिट्टी है, वहां डेली 2 बाल्टी पानी 2 तल्ला पे से गिराइए, देखिएगा ना वहां पे 2-3 महीना में उसे मट्टी का जो महीन महीन परत होगा घुस जाएगा अंदर, और ऊपर क्या बचेगा? कंकड़ पत्थर। क्या वो मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी? होगी, लेकिन सारा उसका मटेरियल कहाँ है? अंदर। तो ऐसी मिट्टी को कहते हैं लेटराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी। मतलब जो पानी के गिरने से अंदर घुस गई मिट्टी, उसे क्या कहेंगे? लेटराइट। इधर कौन सी मिट्टी? इधर लेटराइट नहीं पाई जाएगी, क्योंकि उसके लिए जोर से वर्षा का होना जरूरी है। और लेटराइट मिट्टी में चाय और मसाला बहुत ज्यादा होता है। चाय और मसाला ज्यादा होता है। मसालों का राज्य केरल, मसालों का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात। कौन सा? गुजरात। ये कौन सी बोलता है? चाय बोलता है। ये बेवकूफ आंसर याद करके रखा है कि आपको ये बोलना है, ये नहीं सुन रहा है कि क्वेश्चन क्या है। चाय चाय चिल्ला रहा है। गुजरात बोल रहे हैं, तो यहाँ मसालों का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात। अब पहले कौन करता था? केरल। अभी कौन निकल गया? गुजरात। रीजन क्या? गुजरात बड़ा है और वहां पे टेक्नोलॉजी, पैसा, सब चीज ज्यादा है। केरल क्या है? छोटा है यहाँ पर। तो इधर कौन सी मिट्टी? लेटराइट। यानी लेटराइट में मसाला ज्यादा हो जाता है, चाय ज्यादा हो जाता है, और यहाँ काजू वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। कौन सा? काजू। काजू समझते हैं? अरे काजू खाया होगा सब। सीबीएसई वाला तो सब समझता है, हिंदी मीडियम वाला समझता है कि नहीं? हिंदी मीडियम वाला ना मूंगफली को बादाम बोलता है। उसको बादाम बोलता है सब। वो वाला बादाम थोड़े होता है, चिनिया बादाम को बादाम बोलता है। इधर वाला ये जलोढ़ मिट्टी है, इधर वाला में उतना उपजाऊ नहीं होता। मैदान से अगर क्वेश्चन पूछा जाए बता देंगे आप? दोनों मैदान में चौड़ा मैदान, दोनों मैदान में दंतुरित मैदान, गहरा भाग, उथला, सतत एकदम सीधे, पश्चिमी है ये। सॉरी, ये क्वेश्चन मैदान पे नहीं होता, ये घाट पर होता है। तो ये पश्चिमी घाट होना चाहिए। हमने सॉरी मैदान से पूछ। लौटते मानसून से वर्षा किसमें? पूर्वी से। जाते हुए मानसून से वर्षा लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी अगर ऊपर एक कादो कादो कर दीजिएगा ना, कादो कादो समझता है? नहीं समझता है। बाल्टी से आराम से पानी गिराइएगा ना तो कादो कादो हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा किचाइन, वो हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। चाक से इसे गिराइएगा तो घुस जाएगा अंदर, क्या हो जाएगा? लेटराइट। तो इधर कादो कादो हो जाएगा। इधर कौन मिट्टी? जलोढ़। इधर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? मैदान वगैरह वाला एरिया में अगर कहेगा कि पश्चिमी तटीय मैदान कहाँ है, तो पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट के बीच। पूर्वी तटीय मैदान कहाँ है? पूर्वी तट और पूर्वी घाट के बीच। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। अब द्वीप बताते हैं। क्या बताते हैं? द्वीप। द्वीप के बारे में आपको नक्शा में ज्यादा डिटेल से पढ़ना है। यहां हम आपको द्वीपों का क्या बता देंगे? लोकेशन। द्वीपों का क्या बताएंगे? लोकेशन। नक्शा में भी पढ़ना है, यहाँ पे भी पढ़ना है। दिमाग में आपको कुछ बैठल है कि नहीं? पहाड़ वगैरह से क्वेश्चन आएगा, बता देंगे। हाँ, कैलाश पर्वत किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का। और ट्रांस में किसका? काराकोरम। चलिए होशियार है सब आपको। मैदानी भाग भी बता ही देंगे। ऊपरी गंगा का मैदान कहाँ है? यूपी के पश्चिमी भाग। यूपी के मैदान का मटेरियल मिल गया होगा आप लोग को? मिल ही गया होगा, पर प्रायद्वीप का नहीं मिला।
ये भी बता दी, मरुस्थल भी बता ही देंगे आपको, तट बता देंगे ना। क्या बच गया? द्वीप बच गया। भारत में कई ठो द्वीप है सब, उन द्वीपों के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। जो बड़ी फेमस द्वीप है, यहाँ पर है लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। यहाँ पर 90% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। 90% से ज्यादा क्या है? मुस्लिम आबादी। लेकिन ये लोग ट्राइबल एरिया है, यानी जनजातीय क्षेत्र है। इन लोग को पता नहीं है कि देश मतलब क्या होता है। आदिवासी टाइप के ट्राइबल एरिया। तो वहां पर नियम के हिसाब से जब विभाजन हो रहा था, तो पाकिस्तान का विभाजन इसी आधार पर हुआ कि जितना मुस्लिम लोग हैं किधर चले जाएं, पाकिस्तान में चले जाएं। तो जहां मुस्लिम आबादी है उस हिसाब से लक्षद्वीप कहां जाने वाला था? पाकिस्तान में। लेकिन यहाँ जिन्ना जो था गड़बड़ कर गया। सरदार पटेल ने यहाँ सबसे पहले क्या भेज दिया? नौसेना। और यहाँ पर जैसे नौसेना उतरा गया, अब तिरंगा लहरा दिया गया, तो 20 मिनट बाद आ रही है पाकिस्तान की फौज। ये आपका हो गया क्या? चलो जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ पे अल्लाह हाफिज जाइए। वहां पे क्या जी? हाँ भाई, एक ही चीज होता है, खुदा हाफिज या अल्लाह हाफिज। वहां पे यहाँ आया तो यहाँ पे कुछ सलाम अलैकुम थोड़े कहा, प्रणाम वालेकुम मिक्स हो गया। यहाँ पे भारत में मिल गया, आबादी क्या है? मुस्लिम आबादी। मिल गया भाई प्रणाम वालेकुम, दोनों हो गया। जाइए, इससे अच्छा क्या है? दोनों है, प्रणाम भी है, सलाम में प्रणाम वालेकुम। यहाँ पे क्या हो गया? अरे मतलब भी भारत का हिस्सा हो गया। किसका हिस्सा हो गया? भारत का हिस्सा हो गया। लक्षद्वीप। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है, छोटा छोटा, जिसमें मिनी काय सबसे फेमस है और कावाराती। तो जो कावाराती है इसमें सबसे बड़ा है, और मिनी काय बहुत ही फेमस है। इसमें आपको जब नक्शा पढ़ाएंगे ना, तो बताएंगे कि इसमें 8 डिग्री चैनल कौन सा है। इसमें चैनल है 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, इस टाइप का चैनल आपको बताएंगे। आपको समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो इसमें आपको चैनल वगैरह के बारे में आपको आगे पढ़ाएंगे, तो वो नक्शा में पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी पता ही नहीं है आपको चैनल क्या होता है। नक्शा का वो चीज है। तो लड़का ज्योग्राफी उसको टफ क्यों लगने लगता है? नक्शा का चीज हुआ, अब भूगोल का चीज हुआ, दोनों एक में कादो कादो कर देता है। कादो कादो नहीं करना है, अलग अलग पढ़ना है। तो लक्षद्वीप पर सबसे ज्यादा आबादी किस धर्म की थी? आज भी वहां सबसे ज्यादा किसके धर्म की अधिकता है? मुस्लिम धर्म की अधिकता है। कब वो एक बार सुने कि वहां बम ब्लास्ट हुआ, चाहे फूटा उठा? बहुत शांति से ऐसे वहां ससुरन को कहा कौन ची कटले है, मार पत्थर ईटा चला यहाँ पे। यहाँ सबसे शांति से रहता है। कितने द्वीप है टोटल? इनका जो डिजाइन है ना, इस शेप में है। ज्यादातर डिजाइन कैसे? इस शेप में, घोड़ा का नाल के साथ। घोड़ा का जो पैर होता है ना, निचवा से ऐसे ही होता है। तो इसका ज्यादातर द्वीप का आकार कैसा है? घोड़े के आकार का, घोड़े के नाल के आकार का। किसके आकार का है? घोड़े के नाल के आकार का। टोटल द्वीपों की संख्या 36। सबसे बड़ा कौन सा है? कावारती। सबसे बड़ा कावारती। सबसे बड़ा पक्षियों के लिए मिनी काय। मिनी काय पे आदमी नहीं रहता है, मिनी काय पे क्या रहता है? आगे बढ़े, पक्षी रहते हैं सब मिनी काय वगैरह। तो लक्षद्वीप इधर वाला निपटा दिए। किसी को कोई दिक्कत है? ज्यादा क्या लक्षद्वीप के बारे में डिटेल से पढ़ाए हैं, आपको कहां बताएंगे? नक्शा में। कोई दिक्कत है? दिमाग में यह आइडिया लगाना है यहाँ पर, कहां कहां है। ये वाला कौन सा है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार नक्शा जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। सुभाष चंद्र बोस को इसने जापानियों ने गिफ्ट दे दिया था अंडमान निकोबार। यहाँ पे कोको द्वीप वगैरह है। तो ये अंडमान निकोबार है। कितने लोग बता सकते हैं किस पर्वत का हिस्सा है ये? हिमालय का हिस्सा है। किसका है? हिमालय का हिस्सा है। यहाँ ज्वालामुखी क्रिया भी पहले बहुत होती थी। अभी 2 ज्वालामुखी बचे हैं सब। एक का नाम है बैरन, भड़ाम तड़ाम करते रहता है। एक नारकोंडम अब नहीं रहा। बैरम में सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरम कैसा है? बैरन सक्रिय ज्वालामुखी। कैसा ज्वालामुखी? तो यहाँ का बैरन ज्वालामुखी कैसा है? सक्रिय। नारकोंडम अब नहीं रहा, सुसुप्त है, सोया हुआ है। लेकिन सोया होने का मतलब ये थोड़ी है कि मर गया है। भड़का था 1960 के आसपास। भूगोल में 1-2 लाख साल का कोई वैल्यू नहीं होता है। देखिए रहे प्रायद्वीपीय पठार 16 करोड़ साल पहले का है, 13 करोड़ साल पहले का। इसमें साल का कोई वैल्यू नहीं रहता है। यहाँ पर कैसा भैया? ज्वालामुखी थे सब, 2 ज्वालामुखी। अंडमान ऊपर वाले का नाम अंडमान, निको वाले का नाम निकोबार। टोटल 572 आइलैंड है सर। कितने आइलैंड है? 572। अब इसमें जब हम आपको नक्शा पढ़ाएंगे तो नक्शा में आपको दिखा दिखा के पढ़ाएंगे
कि देख भैया ये ऊपर वाला कोको द्वीप नेहरूआ दे दिया म्यांमार को, उसके बाद यहाँ पर आपका उत्तरी अंडमान जिस पर सैडल पीक है, मध्य अंडमान पूरे भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, दक्षिणी अंडमान जिस पर राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, उसके नीचे आपका लिटिल अंडमान जो दक्कन पास द्वारा अलग होता है, उसके नीचे कार निकोबार है, ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार पर पिग्मेलियन पॉइंट है जिसे आप इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। तो ये सब चीज नक्शा का ना है, तो नक्शा में देखेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। अब आप बताओ हम यहाँ आपको नक्शा दिखा के पढ़ाएं तो फिर नक्शा के क्लास में क्या दिखाएंगे? भूगोल तो सबको अलग अलग से पढ़ना है। आप सबको पढ़ना पता है कि क्या क्या पढ़ना है, आप सबको पता है, किताबों में ये भी दिया है कि क्या क्या पढ़ना है, लेकिन पढ़ना कैसे है ये नहीं पता। यही मेन दिक्कत हो जाता है। तरीका होना चाहिए पढ़ने का। एक बार हम दाल छौंक रहे थे, उसमें वो करके जीरा डाले, हमको पता ही नहीं था ससुरा कि पहले कलछुल में तेल लेके उसमें जीरा को लाल कर लिया जाता है तब डाला जाता है। हम ससुरा वही में डाल दिए जीरा, उनको पका पका लाल कर रहे थे, भाग गया सारा दाल। दाल ससुरा ले ही हो गया लेकिन वो लाल हुआ ही नहीं। जीरा लाल होगा अलग से ना किया जाता, पता ही नहीं था ससुरा, हमको आइडिया नहीं था। तो आप लोग को भी पढ़ाई उड़ाई सब पता है, बस आइडिया नहीं कि पढ़ना कैसे। तो क्या ये सारा टॉपिक आपको यहाँ पढ़ना है? हम जितना चीजें बताएं किसी चीज पे जोर दिए नहीं, बस इतना याद रखेंगे ऊपर वाला क्या है अंडमान और नीचे वाला निकोबार। टोटल कितने आइलैंड है सर? 572। कितना है? 572। यहाँ 2 गो जनजाति बड़ी फेमस है सर। एक है आप यहाँ कई पूछेगा, सेम्पेन जनजाति पूछेगा, यारवा जनजाति सबसे पुरानी जनजाति है, सेंटेलियन जनजाति सबसे खतरनाक है, उघारे रहता है सर, एकदम नंगा, और उन सबको कोई मतलब नहीं। टोटल उन द्वीप पर 45 को 40 को ये सब पूरा उन लोगों का खानदाने है 45-40 को का, एकदम काला है सब, मंगरैला टाइप का, तीर धनुष लेके रहता है सर। 2004 में सुनामी आया था ना, भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर वहां उन लोग को ब्रेड गिरा रहा था खाने के लिए, तो तीर धनुष से मार दिया सबसे। कौन है रे तुम? उन सबको हेलीकॉप्टर पता नहीं है कि क्या होता है। तो सेना ने कहा कि नहीं इन सबको कोई दिक्कत नहीं है, इन सबको कोई दिक्कत, अपने खतरनाक है। तो एक तो चाऊ नाम का आदमी था, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए चल गया इसी पे सेंटेलियन आइलैंड पे। वो सोचा 40 को निपटा के क्या बना देंगे ईसाई। वो बता रहा था कि देखो भगवान बहुत महान होते हैं, भगवान की आराधना करनी चाहिए, वही सबसे अच्छे होते हैं। मार दिया सर 4 गो तीर, भगवान के पास भेज दिया सर, जाइए जाइए, सबसे अच्छे होते जाइए, हम लोग अच्छे नहीं है, बहुत खतरनाक होता है सब। भारत का सबसे खतरनाक जनजाति कौन है? सेंटेलियन। ये सारी चीजें हम आपको नक्शा में पढ़ाएंगे, बस यहाँ बता रहे हैं ऐसे आपको। इसे काला पानी कहा जाता था, सेलुलर झील, सेलुलर जेल है यहाँ। तो बस इतना ध्यान रखिएगा। ये कौन द्वीप है? अंडमान निकोबार। कितने हैं? 572। बाकी डिटेल कहाँ बताएंगे? यहाँ डालो सूख जाए, ये पे यहाँ मत डाल, दे देंगे। पहले यहाँ डाल दो, पानी कहाँ तो गिर करवाएंगे? गया तो अंदर 36 को इधर कहाँ से लक्ष्य, तभी रुका रहो। ये बड़े बड़े द्वीप खत्म हो गए सब, खत्म हो गए सब कि नहीं? उसी तरह बंगाल में एक न्यू मूरे द्वीप है। कितना है? न्यू मूर। बंगाल में उड़ीसा में अब्दुल कलाम द्वीप, उड़ीसा में अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम व्हीलर द्वीप। उड़ीसा का नक्शा पढ़ा रहे थे तो बताए थे, अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम व्हीलर द्वीप। अब भैया इसके नीचे आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा द्वीप। कौन सा द्वीप? श्रीहरिकोटा द्वीप। कौन द्वीप? श्रीहरिकोटा द्वीप। उसके नीचे तमिलनाडु में पंबन द्वीप। कौन द्वीप? पंबन द्वीप। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? पंबन द्वीप। यहाँ पे रामेश्वरम जो राम सेतु है, ये कौन द्वीप? पंबन द्वीप। लाइनें से याद रखिए ना। बंगाल में न्यू मोरे, उड़ीसा में अब्दुल कलाम, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिको। यहाँ से क्या उड़ाया जाता है? इसरो को उड़ाया जाता है। अरे ये मिसाइल नहीं, रॉकेट उड़ाया जाता है। रॉकेट वहां से लॉन्च किया जाता है, पीएसएलवी और जीएसएलवी, जो रॉकेट को इसरो बनाती है। इसरो को लॉन्च कर दिया, इसरो लॉन्च किया जाता है। और यहाँ से मिसाइल मारा जाता है। मिसाइल ऐसे टपाक दे जाकर मार देती है, इसे अपने साथ कुछ नहीं ले आती है, मुंह में बम भर ले रहती है, धाए लड़ती है, चल जाती है, खत्म। और रॉकेट ऊपर जाता है। ये आपका कौन द्वीप है? पंबन द्वीप। कौन द्वीप? पंबन। उसी तरह केरल में इस पट्टी वेलिंगटन द्वीप। कौन द्वीप? वेलिंगटन। केरल में वेलिंगटन द्वीप। केरल में
इस साइड वाला तो सपाट है, आपको पढ़ेबे कि हचाक से गहिरा है, तो जब हचाक से गहिरा है तो मिलेगा कौन चीज वहां, सब तो डूब गया होगा। तो ई गढ़ावा में यहाँ पर एगो द्वीप है, अलिया बेट और खलिया बेट। अलिया बेट, आलिया भट्ट नहीं, अलिया बेट, एक खदिया बेट, खदिया बेट। अलिया बेट और खदिया बेट गुजरात के ये जो खंभात की खाड़ी है यहाँ पे, इसी में है। यहाँ रहता तो कब का ही डुबा दिया रहता, वो अंदरवा ना छूट गया है, न तो कब का डुबा दिया रहता। अलिया बेट और खलिया बेट द्वीप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? छोटा छोटा सब यहाँ लाइन से इधर याद रखना है। यहाँ पर बंगाल में न्यू मुरे द्वीप, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा, तमिलनाडु में पंबन द्वीप, तमिलनाडु में पंबन, केरल में वेलिंगटन द्वीप। अलिया बेट और खलिया बेट, अलिया बेट और खलिया बेट, किसी को दिक्कत? सर हम उड़ीसा से हैं, वहीं के हैं। अच्छा ये द्वीप पे है का तू? मतलब इसी के पास है, हमको लगा ये द्वीप पे बैठल है। इसमें वैज्ञानिक रहता है सर, किसी कोई दिक्कत नहीं, आगे का क्लास कल समझा जाएगा।